हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुप्रयोग। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग रॉकेट का प्रक्षेपण। रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है तो उसमें न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है आइए समझते हैं। सबसे पहले देखो, रॉकेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए प्रक्षेपण इसका किया जाता है। किसी भी सैटेलाइट को या उपग्रह को किसी कक्षक में प्रक्षेपित कराने के लिए रॉकेट का उपयोग करते हैं। किस में करते हैं? किसी भी उपग्रह को किसी कक्षक में प्रक्षेपित कराने के लिए रॉकेट का उपयोग किया जाता है। जिस रॉकेट को हम बनाते हैं या निर्माण किया जाता है तो उस रॉकेट का निर्माण इस प्रकार करते हैं कि इस रॉकेट का संपूर्ण जो द्रव्यमान है उसका 90% द्रव्यमान ईंधन से भरा हो। रॉकेट का जो निर्माण किया जाता है उसका 90% द्रव्यमान किससे भरा होना चाहिए? ईंधन से। मतलब इसमें जो ईंधन भरा जाता है उस ईंधन का द्रव्यमान 90% होना चाहिए रॉकेट के कुल द्रव्यमान का। रॉकेट का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान का 90% भाग ईंधन से भरा हो। और ईंधन के रूप में किस किस का प्रयोग करते हैं ये समझ लीजिए। ईंधन के रूप में हम ठोस ईंधन का उपयोग कर सकते हैं और द्रव ईंधन का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर ठोस ईंधन के रूप में हम प्रयोग करेंगे तो ठोस ईंधन के रूप में हम गन पाउडर का उपयोग करते हैं। ठोस ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? गन पाउडर का। और द्रव ईंधन के रूप में हम प्रयोग करेंगे तो पैराफिन का प्रयोग करते हैं। तो 3 बातें हमने समझी। रॉकेट का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उसका 90% द्रव्यमान ईंधन से भरा हो। ईंधन के रूप में हम ठोस ईंधन का या द्रव ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। ठोस ईंधन के रूप में हम गन पाउडर का प्रयोग करते हैं और द्रव ईंधन के रूप में हम पैराफिन का प्रयोग करते हैं। आप समझ लीजिए, जब ईंधन को जलाने के लिए, जब रॉकेट को प्रक्षेपित करते हैं तो ईंधन को जलाने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम HNO3 या H2O2 का उपयोग करते हैं। ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है जिसके रूप में हम HNO3 या H2O2 का उपयोग करते हैं। जब इस रॉकेट का उपयोग सिंगल स्टेट में किया जाता है, जब रॉकेट का उपयोग सिंगल स्टेट में करते हैं तो इस रॉकेट में जो ईंधन भरा है उस ईंधन को पूर्णतः जलाने पर, ईंधन को पूर्णतः जब जला दिया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता से, तब इस रॉकेट का अधिकतम जो तापमान है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। रॉकेट में भरे ईंधन को पूर्णतः जलाने पर रॉकेट का अधिकतम तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस स्थिति में रॉकेट जब ऊपर की ओर गति करता है तो रॉकेट में ईंधन के जलने के कारण
गैस बन जाती है और वो गैस नीचे की ओर निकलती है। रॉकेट से किसकी ओर निकलती है? नीचे की ओर निकलती है, जिसे हम बहिष्कृत गैस बोलते हैं। और इस बहिष्कृत गैस का जो अधिकतम वेग है वो 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जब रॉकेट को प्रक्षेपित करते हैं तो रॉकेट में जो ईंधन भरा है उसको संपूर्णतः जब जला दिया जाता है तो उस स्थिति में रॉकेट का ताप 3000 डिग्री सेल्सियस और रॉकेट से बहिष्कृत गैस का अधिकतम वेग 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और जब रॉकेट को प्रक्षेपित करते हैं तो रॉकेट का जो वेग है, रॉकेट का वेग कितना हो जाता है? रॉकेट का वेग, रॉकेट ऊपर की ओर जब जाता है तो रॉकेट से नीचे की ओर गैस निकलती है जिसे बहिष्कृत गैस बोलते हैं। इसका वेग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन रॉकेट लगातार जब ऊपर की ओर गति करता है तो उसका अधिकतम वेग जो होता है, रॉकेट का अधिकतम वेग होता है 2.303 यूजी log 10 m/m। ये किसका वेग है? रॉकेट का वेग है v मैक्सिमम इक्वल टू 2.303 यूजी log 10 m/m, जहां यूजी क्या है? यूजी है बहिष्कृत गैस का वेग है और इसका मान 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। m0 क्या है? रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान है। रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान, प्रारंभिक द्रव्यमान जिस समय रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया है उससे पहले का द्रव्यमान m0 है। और m क्या है? प्रक्षेपित करने के बाद या कह सकते हैं ईंधन को पूर्णतः जलाने के बाद जो बचा हुआ द्रव्यमान है वो उसे m से लिखा गया। बचा हुआ द्रव्यमान, ईंधन को पूर्णतः जलाने पर जो बचा हुआ द्रव्यमान है वो क्या है? m है। और m0 क्या है? रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान है जिसमें ईंधन का द्रव्यमान प्लस रॉकेट का द्रव्यमान शामिल है। तो इस सूत्र की सहायता से हम रॉकेट का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं रॉकेट का अधिकतम वेग कितना आ सकता है, इस पर ध्यान देते हैं। देखो v मैक्सिमम इक्वल टू 2.303 यूजी का मान लगा देंगे। यूजी का मान कितना है? 2 है, 2 लगा दिया। log 10 m0 क्या है? प्रारंभिक द्रव्यमान है। मान लीजिए प्रारंभिक द्रव्यमान 100 है तो बचा हुआ द्रव्यमान कितना रह जाएगा? 10 रह जाएगा, क्योंकि उसका 90% भाग ईंधन से भरा हुआ है और ईंधन को पूर्णतः जलाने के बाद जो बचा हुआ द्रव्यमान है वो है m। तो 90% जब भाग जल जाएगा तो 10% भाग बचेगा। इसको काट देंगे तो देखो क्या बचेगा? v मैक्सिमम इक्वल टू, इसकी गुणा कर देंगे तो आएगा 4.606 और log 10। तो v मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा 4.606 गुणा 1। v मैक्सिमम इक्वल टू 4.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये रॉकेट का अधिकतम वेग है। ये रॉकेट का क्या है? अधिकतम वेग है। जब रॉकेट को सिंगल स्टेट में उपयोग करते हैं तब रॉकेट से बहिष्कृत गैस का अधिकतम वेग 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा रॉकेट का अधिकतम वेग 4.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस वेग से किसी रॉकेट को ऊपर प्रक्षेपित करने पर किसी उपग्रह को किसी कक्षक में प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी उपग्रह को किसी कक्षक में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक वेग जो होता है वो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इससे कम वेग अगर रॉकेट का होगा
तो उस रॉकेट की सहायता से उपग्रह को किसी कक्षक में प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। उस रॉकेट का न्यूनतम वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, जबकि रॉकेट का वेग 4.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो कि इससे कम मान है। अतः इस वेग से किसी रॉकेट को प्रक्षेपित करने पर उपग्रह को किसी कक्षक में प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। तो ये सिंगल स्टेट की बात हो गई। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी उपग्रह को किसी कक्षक में प्रक्षेपित कराने के लिए रॉकेट को सिंगल स्टेट की बजाय मल्टी स्टेट के रूप में प्रयोग करते हैं। मल्टी स्टेट रॉकेट की सहायता से किसी उपग्रह को किसी कक्षक में प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो अब आइए जानते हैं कि मल्टी स्टेट रॉकेट का वेग कितना होता है और कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, इस पर आगे देखते हैं। मल्टी स्टेट रॉकेट का वेग ज्ञात करते हैं। सिंगल स्टेट में रॉकेट का प्रयोग करेंगे तो हम उपग्रह को किसी कक्षक में प्रक्षेपित नहीं कर सकते, इसीलिए हम मल्टी स्टेट रॉकेट का प्रयोग करते हैं, जिससे हम उपग्रह को किसी कक्षक में प्रक्षेपित करा सकें। तो मल्टी स्टेट रॉकेट का वेग ज्ञात करेंगे। मल्टी स्टेट रॉकेट का वेग, मान लीजिए रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान क्या है, m0 है, और ईंधन को पूर्णतः जलाने पर बचा हुआ द्रव्यमान m है। यानी किसी क्षण किसी समय बाद प्रक्षेपित करने के कुछ समय बाद रॉकेट का द्रव्यमान m रह जाता है, तब ईंधन के जलने की जो दर होगी, ईंधन के जलने की दर dm/dt हो जाएगी। ईंधन के जलने की दर क्या हो जाएगी, dm/dt हो जाएगी। अब रॉकेट से जो नीचे की ओर गैस निकलती है, यदि उसका वेग ug मान लिया जाए, तब उसका वेग क्या मान लिया जाए, ug मान लिया जाए, तब बहिष्कृत गैस द्वारा नीचे की ओर लगाया गया बल, नीचे की ओर लगाया गया बल ज्ञात कर लेंगे। इसको हम F डाउन से लिखेंगे, क्योंकि गैस नीचे की ओर निकलती है, तो गैस रॉकेट पर जो बल लगाएगी वो नीचे की ओर लगाएगी, और उसका जो मान होगा वो ug dm/dt होगा। ये बल किसकी ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। लेकिन न्यूटन के तृतीय नियम से रॉकेट तो ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, और ये जो बल लगा है गैस द्वारा वो नीचे की ओर लग रहा है, तो रॉकेट उसके विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाएगा। तो न्यूटन के तृतीय नियम से रॉकेट पर लगा प्रतिक्रिया बल, रॉकेट पर लगा प्रतिक्रिया बल, ये कह सकते हैं कि ये क्रिया बल है, तो ये प्रतिक्रिया बल है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। तो ये दिशा में विपरीत हो गया, यानी ऊपर की ओर लगेगा, और इसका मान हो जाएगा mdv/dt। जहाँ v क्या है, रॉकेट का क्या है, वेग है, ये ऊपर की ओर लगेगा। रॉकेट को जब प्रक्षेपित किया जाता है तो रॉकेट से जो बहिष्कृत गैस है जो नीचे की ओर निकलती है, उसके द्वारा लगाया गया बल ug dm/dt है, जो कि नीचे की ओर लग रहा है। इसके विपरीत दिशा में रॉकेट पर एक प्रतिक्रिया बल लगेगा जो इसमें परिमाण के बराबर होगा, जिसका मान है mdv/dt। तब न्यूटन के तृतीय नियम से ये दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो इसको हम आगे लिखते हैं, देखो
क्या हो जाएगा, एफ डाउन इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एफ अप। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि दिशा विपरीत है दोनों की, लेकिन परिमाण में क्या है, बराबर है। तो आप आगे देखिए, इनके मान लगा दीजिए। यू जी डी एम अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, डी वी इक्वल टू आ जाएगा यू जी अपॉन एम इंटू डी एम। ये हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल होने के बाद m बटे में आ जाएगा, डी वी इक्वल टू आ जाएगा यू जी बटे एम इंटू डी एम हो जाएगा। इसका दोनों ओर समाकलन कर देंगे। दोनों ओर समाकलन करने के बाद देखो रॉकेट का वेग ज्ञात हो जाएगा। समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू आ जाएगा यू जी तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन डी एम अपॉन एम। यहाँ जो समाकलन है वो वेग यानी b के सापेक्ष हो रहा है। मान लीजिए रॉकेट का प्रारंभिक वेग v जीरो इक्वल टू 0 है और अंतिम वेग b है, और यहाँ द्रव्यमान के सापेक्ष हो रहा है। प्रारंभिक द्रव्यमान m0 था, अंतिम द्रव्यमान m है, और यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। समाकलन करेंगे इसका तो b आ जाएगा और माइनस का यू जी, और ये आ जाएगा लॉग m, और लिमिट लग जाएगी m0 से m। तो b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का यू जी लॉग e और m अपॉन m0। लिमिट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस का यू जी लॉग ई एम अपॉन m0। इसको पलट देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा यू जी b इक्वल टू यू जी लॉग ई m0 अपॉन m हो जाएगा। और ये आधार, इसमें लॉग का आधार क्या है, बेस क्या e है, इसको 10 में लेके आएंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b इक्वल टू आ जाएगा 2.303 यू जी लॉग 10 m0 अपॉन m। ये रॉकेट का, मल्टी स्टेट रॉकेट का वेग आ गया। किस स्थिति में, जब रॉकेट का प्रारंभिक वेग 0 है और रॉकेट ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो उस समय उसमें गुरुत्व बल का प्रभाव नहीं है। जब गुरुत्व बल का प्रभाव नहीं है और उसका प्रारंभिक वेग 0 है, तब ये रॉकेट का वेग आ गया। यदि रॉकेट का प्रारंभिक वेग v0 का मान अगर 0 ना हो, तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि v0 इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब रॉकेट का जो वेग होगा b इक्वल टू आ जाएगा v0 प्लस 2.303 यू जी लॉग m0 अपॉन m। तब ये आ जाएगा रॉकेट का वेग। ये कब होगा, ये वेग तब होगा जब उसका प्रारंभिक वेग 0 है। ये वेग तब होगा जब उसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, और इन दोनों में गुरुत्व बल का प्रभाव भी नहीं है। रॉकेट पर जब गुरुत्व बल का प्रभाव नहीं है, यदि रॉकेट पर गुरुत्व बल का प्रभाव हो तब क्या होगा, रॉकेट पर गुरुत्व बल का प्रभाव हो तब रॉकेट का जो वेग होगा b इक्वल टू v0 प्लस 2.303 यू जी लॉग m0 अपॉन m और माइनस gt। रॉकेट के 3 वेग हमने ज्ञात किए, 3 सूत्र ज्ञात किए। पहला सूत्र, जब रॉकेट का प्रारंभिक वेग 0 है और उस पर गुरुत्व बल का कोई प्रभाव नहीं है, तब रॉकेट का वेग। यहाँ जब रॉकेट का प्रारंभिक वेग 0 नहीं है और उस पर कोई गुरुत्व बल का प्रभाव नहीं है, तब ये रॉकेट का वेग आ जाएगा। और ये तब होगा जब रॉकेट का प्रारंभिक वेग 0 नहीं है
और उस पर गुरुत्व बल का प्रभाव भी है। ये कहाँ से आया B0 माइनस जी टी, बी इक्वल टू होता है U माइनस जी टी जब कोई गति ऊपर की ओर होती है तब, जहाँ U क्या प्रारंभिक वेग है तो B इक्वल टू आ जाएगा B0 माइनस जी टी। प्रारंभिक वेग हमने क्या लिया है B0 लिया है, तभी इसको जोड़ दिया गया B इक्वल टू B0 माइनस जी टी। तो ये मल्टी स्टेट रॉकेट का वेग आ गया। आगे देखते हैं दूसरा इसका अनुप्रयोग, समतल जमीन पर चलना। जब हम समतल जमीन पर चलते हैं तो उसमें न्यूटन के गति का तृतीय नियम का क्या अनुप्रयोग है उसको समझते हैं। समतल जमीन पर चलना, समतल जमीन पर चलना। देखिए मान लीजिए कोई समतल जमीन है जिस पर हम चल रहे हैं। इस समतल जमीन पर हम चल रहे हैं तो हमारे जो पैर का पंजा है वो जमीन पर बल लगाता है। जमीन पर क्या लगाता है, बल लगाता है। नीचे की ओर कोई F बल लगाता है, मान लीजिए इसको क्रिया बल बोलेंगे। जब हम समतल जमीन पर चलते हैं तो हमारे पैर के पंजे द्वारा क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए एक बल F लगता है। उसी समय जमीन भी पंजे पर एक विपरीत दिशा में और इतने ही परिमाण का एक प्रतिक्रिया बल लगाती है, तो इसको प्रतिक्रिया बल बोलेंगे। प्रतिक्रिया बल। जब पंजा जमीन को दबाता है तो वो किस बल से दबाता है, F से, और वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए लगता है। उसी समय जमीन या धरातल या पृथ्वी भी हमारे पंजे पर इस बल F के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगाती है जो इसके परिमाण में बराबर होता है। इस प्रतिक्रिया बल को अगर हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करें तो क्षैतिज घटक हो जाएगा R cos थीटा और ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक R sin थीटा। तो देखिए हम जो चलते हैं तो उस स्थिति में जो उसका ऊर्ध्वाधर घटक है प्रतिक्रिया बल का ऊर्ध्वाधर घटक R sin थीटा हमारे शरीर के भार को संतुलित करता है। किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का जो भार होता है वो सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। तो ये भार हो गया इसका mg, किसका, शरीर का। इस भार को संतुलित करता है प्रतिक्रिया बल का ऊर्ध्वाधर घटक R sin थीटा, और इसका जो क्षैतिज घटक है R cos थीटा वो हमें इस धरातल पर पृथ्वी पर चलने में सहायता करता है, मदद करता है। तो इस तरीके से हम धरातल पर गति करते हैं या चल पाते हैं। आगे तीसरा देखिए, तीसरा मान लीजिए बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक से गोली चलाने पर गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। इसमें भी न्यूटन के तृतीय नियम का अनुप्रयोग है। जब गोली को चलाया जाता है तो अचानक बारूद की गैस बन जाती है। क्या बन जाती है, बारूद की गैस बन जाती है, और ये गैस गोली पर आगे की ओर एक बल लगाती है, आगे की ओर बल लगाती है। ठीक उसी क्षण गोली भी गैस पर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगाती है, और उस प्रतिक्रिया बल के कारण गोली चलाने वाला पीछे की ओर झुक जाता है या उसे पीछे की ओर धक्का लगता है। तीसरा हमारे चौथा अनुप्रयोग है, जैसे नाव से हम कूदते हैं। मान लीजिए नाव से हम गति कर रहे हैं और जब नाव किनारे पर पहुंचती है तो हम नाव से कूदते हैं तो क्या होता है कि हमारा पंजा या पैर का जो पंजा होता है वो नाव को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे नाव पीछे की ओर गति करती है। ठीक उसी क्षण नाव भी एक प्रतिक्रिया बल हमारे शरीर पर लगाती है जो आगे की ओर हमें धकेलने में सहायता करता है,
और इसी के कारण हम जब नाव से कूदते हैं तो आगे की ओर झुक जाते हैं और नाव पीछे की ओर चली जाती है। तो इसमें भी न्यूटन के तृतीय नियम का अनुप्रयोग है। क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।